नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो टेक क्लासेस में। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अपनी निम्न बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, उसका अगली वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर है दोस्तों। वीडियो को पूरी देख लीजिएगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कुछ साथी क्या है, वीडियो को पूरा नहीं देखते और कुछ ने तो अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है और कोई रिव्यू कॉमेंट वगैरह नहीं बताते भी। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि 70% इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो आने वाली है इस चैनल पर आपको रेगुलर तरीके से करवाई जा रही है। और चैनल को सहयोग और सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। हरियाणा लाइनमैन हो या पंजाब लाइनमैन, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अच्छे तरीके से आपको कवर करवाएंगे दोस्तों। बीआईएस के अनुसार सिंगल फेज घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है? यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार सिंगल फेज घरेलू वायरिंग जो होती है हमारी सिंगल फेज 240 वोल्ट वाली, उसके बारे में पूछा है। तांबा अर्थ निरंतरता यानी कंटिन्यूटी कनेक्टर होता है, तो कॉपर का बना होता है वो, की उसका साइज पूछा है दोस्तों कितना होता है। तो घरेलू यानी लाइट एंड फैन के लिए, लाइट और फैन जो अपना लोड होता है इसका 800 वाट तक के लोड के लिए 1.5 स्क्वायर mm वाला जो तार होता है तांबे का, वो काम में लेते हैं। अगर पूछ लिया जाता है इसी में पावर वायरिंग, पावर यानी 3000 वाट या इससे अधिक का लोड हो, तो उस समय जो अर्थ कंटिन्यूटी कनेक्टर होता है अपना अर्थ का जो चालक होता है तांबे का, उसका साइज होता है 2.5 स्क्वायर mm। उस समय इसका राइट आंसर है सी हो जाता है। लेकिन जो घरेलू सिंगल फेज का पूछा है और ये होता है 3 फेज के लिए पावर वाला, तो 1.5 स्क्वायर mm होता है सिंगल फेज घरेलू लाइट एंड फैन के लिए। पावर के लिए 2.5 स्क्वायर mm का। तांबे के लिए है ये तो, और एल्यूमिनियम के लिए अलग होता है दोस्तों। अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग वो किया जाता है दोस्तों? यानी क्वेश्चन में हमसे कंडीशन दे दी है कि पहले से ही संयोजित है, मतलब है मौजूदा है, वो मौजूदा अर्थ संयोजन है, नया नहीं कर रहे, पहले से जो अर्थिंग की हुई है उसमें अर्थ प्रतिरोध का मान कम करना है हमें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। जल्दबाजी में क्वेश्चन क्या है, अधूरा पढ़कर वो आंसर दे देते हैं एग्जाम के टाइम, और जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो पता लगता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, क्या पूछ रहा था एग्जामिनर। तो मौजूदा अर्थ यानी जो पहले से संयोजन है उसमें अर्थ प्रतिरोध को कम करने के लिए इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाएंगे क्या? नहीं दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो पहले स्थापित कर चुका है, मौजूदा है स्थापित तो सब कुछ हो चुका है पहले, तो बाद में तो इलेक्ट्रोड को लंबाई ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते, वो तो लगा दिया है। धरती के गड्ढे में हमेशा गीली स्थिति बनाए रखें, बिल्कुल भी राइट आंसर इसका बी होगा। जो हमने गड्ढा कर रखा है उसके एक तरफ है वो एक छोटा होल रखा जाता है, उसमें क्या है निरंतर तौर पर क्या है उसमें पानी हमें डालते रहना चाहिए, क्योंकि जब नमी बढ़ेगी तो उसमें क्या है प्रतिरोध मान कम होगा और धारा का मान उसमें बढ़ेगा। जो लीकेज धारा होती है वो जल्द ही जल्द बिना किसी रुकावट के प्रतिबाधा के वो अर्थिंग में प्रॉपर तरीके से चली जाएगी। और गड्ढे में रेत और चारकोल भरना ये बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पहले से ही हमने ये अर्थिंग की हुई है। और गड्ढा जब बनाते हैं अर्थिंग करते हैं उस समय नमक की और चारकोल की इस प्रकार है वो परत बना लेते हैं, बाद में उसमें कुछ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोड का व्यास में ना तो बढ़ा सकते हैं ना लंबाई बढ़ाई, कुछ भी कर सकते हैं, दो कुछ नहीं कर सकते। तो सिर्फ एक ही काम हम उस स्थिति में कर सकते हैं, गिल्ला यानी नमी बढ़ा सकते हैं उसमें। अगला अपना क्वेश्चन है कि अर्थ प्रतिरोधक परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए एससी की आवश्यक क्यों है? अर्थिंग प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करते हैं, अर्थिंग टेस्टर का उपयोग बात कर रहे हैं दोस्तों। इसका उपयोग करके अर्थ प्रतिरोध को मापते हैं हम, तो उसके लिए एसी ही क्यों जरूरी होती है, डीसी क्यों नहीं होती, डीसी क्यों प्रयोग क्यों नहीं करते? तो राइट आंसर क्या होगा, करंट का नियमन करा, रेगुलेटर द करंट, बिल्कुल ये नहीं होगा दोस्तों। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ाएं या घटाएं नहीं होने वाला। राइट आंसर इसका ये होगा कि विद्युत अपघटन है, विद्युत वाहक बल को हटाना, यानी एवॉइड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका मतलब हो गया कि डीसी जब हम काम में लेते हैं तो डीसी में क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रभाव पाया जाता है दोस्तों। डीसी धारा में इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रभाव पाया जाता है, तो इस प्रभाव से बचने के लिए, इस प्रभाव को दूर करने के लिए हम क्या है एसी जो अपना अर्थ टेस्टर होता है, जो वोल्टेज ड्रॉप के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसी का हम प्रयोग करते हैं। विद्युत वाहक बल, विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को घटाने के लिए हमें अर्थ प्रतिरोधक टेस्टर में एसी का प्रयोग करते हैं, डीसी का प्रयोग नहीं करते। समझिए हो गया आप क्वेश्चन। सिंगल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज ड्रॉप निकालने का सूत्र क्या है दोस्तों? यानी सिंगल फेज वायरिंग के लिए वोल्टेज ड्रॉप वी का हमें ज्ञात करना है। तो राइट आंसर जैसे वी बराबर आता है दोस्तों ओम के नियम के अनुसार आई इंटू आर, वी बराबर आई आर। तो ऑप्शन नंबर एक इसके हिसाब से सूट बैठ रहा है वी, यानी वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज वी और आई आर जो मैंने फॉर्मूले में लगाया है। और दूसरा ऑप्शन वी आई स्क्वायर इंटू आर, ये तो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों। पी शक्ति का निकालते हैं तो पी बराबर है स्क्वायर इंटू आर, और आई बटा आर ही होता नहीं है, तो अपना राइट आंसर हो ए ही होगा
चौथा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला अपना क्वेश्चन है 115 नंबर, आईई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है। क्वेश्चन आ गया दोस्तों जो हमने पहले बात की थी, यानी लाइट एंड फैन के लिए बात करते हैं, दोनों लाइट एंड फैन के लिए जो अधिकतम भार होता है सिंगल फेज का होता है वो सिंगल फेज का 800 वाट, और कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं 10। अधिकतम लोड तो हमें 800 वाट का लगा सकते हैं लाइट एंड फैन में, और अधिकतम कनेक्टिंग पॉइंट हो सकते हैं 10। अब बात करें पावर की, पावर वाला जो 3 फेज का होता है अधिकतम जो लोड होता है वो कितना, अनुमानित लोड 3000 वाट का, और कनेक्टिंग पॉइंट कितने होते हैं दोस्तों 2। हर तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछ जाते हैं, चारों ये आंकड़े आपको याद रखने हैं दोस्तों। राइट आंसर इसका डी होने वाला है। अगला अपना क्वेश्चन है, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। यानी उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में पूछा है दोस्तों, सेवा संयोजन सर्विस लाइन के बारे में पूछा है, किस स्थान से जुड़ी होती है वो जो सर्विस लाइन आती है, जैसे यानी वो जो खंबे से जो लाइन आती है, इस प्रकार जो पोल लगा होता है, खंबा लगा होता है, वहाँ से सर्विस लाइन आती है, वो कहाँ पर आती है, पहले आईसी कटआउट में आती है, या मुख्य स्विच में, ऊर्जा मापी में, वितरण बोर्ड में। तो राइट आंसर इसका ऊर्जा मापी होगा दोस्तों, क्योंकि लाइट जो लाइन आती है खंबे से उपभोक्ता के घर में वो बोलते हैं सर्विस लाइन, सर्विस लाइन इसको बोलते हैं। वो पहले आएगी किस में, KWH मीटर जो हमारे एनर्जी मीटर खंबे पर लगा होता है, KWH मीटर के बाद में वो वितरण बोर्ड यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड डिब्बी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो हमारे घर के अंदर लगा होता है वहाँ तक आएगी। वही क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, ये उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन सर्विस लाइन है वो किस स्थान से जुड़ी होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में सर्विस लाइन है वो KWH है, जो एनर्जी मीटर लगा होता है वहाँ पर जुड़ती है दोस्तों। राइट आंसर है सी होगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार है कौन सा है। डायग्राम दिया हुआ दोस्तों, ध्यान से देखने पर क्या है, घरेलू वायरिंग में परीक्षण पूछा गया कौन सा है, ध्रुवता की जांच हो रही है, या निरंतरता की, या चालकों के मध्य इंसुलेशन प्रतिरोध, या चालकों और भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच हो रही है। तो अगर डायग्राम को हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों, राइट आंसर इसका कौन सा होने वाला है, यानी लैंप रिमूव्ड, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, लैंप को हटा दिया गया है, लैंप यहाँ पर लगा हुआ है, लैंप को रिमूव कर दिया है। तो लैंप हटाकर या जैसे रेगुलेटर वो रेगुलेटर हटाकर, और कई बार जैसे स्विच बंद करके इस प्रकार है वो डायग्राम दिया जाता है। तो उसके मतलब उस समय हम क्या कर रहे होते हैं, लैंप और स्विच और रेगुलेटर तीनों को बंद करके हमें ध्रुवता जांच कर रहे होते हैं दोस्तों। राइट आंसर इसका ए रहने वाला है, ध्रुवता की जांच हमें पोलैरिटी टेस्ट है हम कर रहे हैं। यानी इस प्रकार है, यहाँ पर लैंप ये तो ओपन कर दिया और यहाँ पर लैंप लगा दिया, और एक यानी इस प्रकार है वो एक सिरा इसके लैंप से लगाएंगे तो ये यहाँ पर ध्रुवता की जांच हो जाएगी। राइट आंसर ए होगा। और अगला अपना क्वेश्चन है, हाँ सॉरी ये रहा 118 नंबर, घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमानित रिसाव वर्तमान में क्या है। लीकेज के बारे में पूछा है दोस्तों। घरेलू वायरिंग लाइट एंड फैन वही सिंगल फेज वायरिंग, एसी में पूछा है, डीसी में अलग होता है दोस्तों। एसी में घरेलू वायरिंग स्थापना में हमसे कुछ नहीं बताया गया एसी डीसी, लेकिन एसी का ही ऑप्शन के आधार पर दिया है। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है कि घरेलू वायरिंग में लीकेज का मान होता है 1/5000 पूर्ण लोड का। जो कुल धारा होती है, जैसे किसी परिपथ की धारा है 10 एम्पीयर 20 50 30 जितनी भी होती है, उस धारा का 5000वां हिस्सा ही लीकेज होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा धारा लीकेज हो रही है तो वो परिपथ सुरक्षित नहीं है भारतीय विद्युत मानकों के अनुसार। और डीसी के लिए इसका मान कितना होता है दोस्तों, डीसी के लिए इसका मान होता है 1/2000, यानी एसी के लिए 5000, डीसी की परिपथ के अधिकतम लोड धारा का 2000 मान, जैसे 10 एम्पीयर है 20 एम्पीयर जितनी भी लोड धारा है परिपथ की, उसका 2000वां हिस्सा अधिकतम लीकेज हो सकता है। उसके बाद में भारतीय मान के अनुसार वो परिपथ है वो सुरक्षित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग वो किया जाता है। डाइवर्सिटी फैक्टर ज्ञात करने के लिए। तो पहले बात करें दोस्तों, विविधता गुणांक यानी डाइवर्सिटी फैक्टर, डीएफ का मान अधिकतम कितना होता है, सुरक्षित मान होता है जिसका 1.2 से लेकर 1.4। क्वेश्चन कई बार बहुत मतलब घुमाकर पूछ लिया जाता है, सीधा से सिंपल सा है कि डाइवर्सिटी फैक्टर का मान कितना होता है 1.2 से 1.4 होता है दोस्तों। और इसका डाइवर्सिटी
फैक्टर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है जो अपने सी नंबर ऑप्शन में दिया है, मिनिमम एक्चुअल लोड बट्टा में इंस्टॉल लोड। मिनिमम यानी कम से कम जो संयोजित बार है, और टोटल यहाँ पर परिपथ का जो लोड होता है वो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, सी ऑप्शन। नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? नई जो वायरिंग लगाते हैं तो सबसे पहले उस वायरिंग को किस यंत्र के माध्यम से चेक करते हैं, उसका कंटिन्यूटी और इंसुलेशन सब कुछ उस एक ही यंत्र से चेक करते हैं। वो कौन सा होता है? मल्टीमीटर या मेगर, संट प्रकार का ओमीटर या श्रेणी प्रकार का? तो राइट आंसर मेगर होगा दोस्तों। मेगर के माध्यम से हम उस घरेलू जो नई वायरिंग होती है उसका परीक्षण पहली बार करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? ऊपर जो डायग्राम दिया है उसमें हमसे पूछा है कि कौन सा है वो। डायग्राम में ध्रुवता की जांच हो रही है, खुला परिपथ की जांच हो रही है, या चालकों के मध्य इंसुलेशन प्रतिरोध, या चालकों और भूमि के मध्य इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच हो रही है? तो राइट आंसर इसका रहने वाला दोस्तों ऑप्शन, इस डायग्राम को ध्यान से देखने पर, यानी यहाँ से जो अर्थिंग जो कर रहे हैं ये अर्थिंग का निशान रहा, और एक सिरा अर्थिंग से जुड़ा है और इसका एक सिरा है वो एल और अन्य यानी न्यूट्रल और फेज से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्रुवता की जांच नहीं हो रही दोस्तों। राइट आंसर इसका डी होगा, चालकों और भूमि के मध्य इंसुलेशन प्रतिरोध है वो जांचा जा रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, चालकों और भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच हो रही है, क्योंकि एक सिरा सप्लाई का क्या है, भूमि में है और इसे कनेक्टेड है लोड। और सिस्टम अर्थिंग है वो कहाँ पर की जाती है? जनरेटिंग स्टेशन में, या विद्युत लेपन स्थापना में, छोटी औद्योगिक स्थापना में, या घरेलू वायरिंग स्थापना में? तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा दोस्तों? जनरेटिंग स्टेशन हो गया, जैसे जीटी, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर जहाँ लगा होता है, अल्टरनेटर जहाँ लगा होता है, और जीएस या जीएसएस ग्रिड स्टेशन या ग्रिड सब स्टेशन जहाँ पर लगे होते हैं वहाँ पर कौन सी होती है? सिस्टम अर्थिंग होती है दोस्तों। उपकरण, इक्विपमेंट, अप्लायंस अर्थिंग जिसको बोलते हैं ना, वो जनरेटिंग सिस्टम में की जाती है सिस्टम अर्थिंग। प्रॉपर तरीके से होती है दोस्तों भारतीय मानकों के अनुसार। मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण है वो किया जाना है या किया जाता है? मेगर का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? ध्रुवता की जांच कर सकते हैं, या कुचालक प्रतिरोध परीक्षण कर सकते हैं, या भूमि का इलेक्ट्रोड प्रतिरोध जांच कर सकते हैं, भूमि के चालक की कंटिन्यूटी जांच कर सकते हैं? तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा दोस्तों? कुचालक प्रतिरोध परीक्षण, यानी मेगर का उपयोग हमें इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मेगर का उपयोग करते हैं। उस समय मेगर को कितने मतलब आरपीएम होते हैं, उसको रिवोल्यूशन पर मिनट कितने चक्कर होते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एकदम ऑथेंटिक आंकड़ा है। 160 आरपीएम, यानी मेगर है वो एकदम अच्छे प्रॉपर तरीके से तब काम करेगा जब उसकी हैंडल को हम 160 आरपीएम यानी 1 मिनट में 160 चक्कर वो काटेगा, तब प्रॉपर तरीके से काम करेगा दोस्तों। बार बार कई बार जैसे बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं दिल्ली मेट्रो का, जैसे इसरो का, डीआरडीओ का, उसमें बड़े लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। हालांकि पूछने को तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन बात करें तो ज़्यादातर वो डीआरडीओ, इसरो, डीएमआरसी में पूछा गया क्वेश्चन है। घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक और मोटर धीमी, यानी घरेलू वायरिंग है उसमें लैंप चमक और लैंप की चमक का कम और मोटर है वो धीमी गति से चल रही है, तो इसका कारण पूछा है अभी। सीरीज संयोजन है तो न्यूट्रल लाइन में खुला, चालकों के विद्या शॉर्ट सर्किट या उच्च मान का सीरीज परिपथ दोष या भू संपर्क। तो एक पहले हमने बात की थी दोस्तों, श्रेणी में अगर कोई जो दो उपकरण लगे हैं और एक ही वोल्टेज पर उनको स्थापित कर दिया जाता है तो उनको क्या है, प्रॉपर वोल्टेज है वो नहीं मिल पाती, उन दोनों को आधी वोल्टेज मिलती है। और शक्ति खपत क्या है, आधी वोल्टेज मिलने पर शक्ति खपत 1/4 होती है। लेकिन क्वेश्चन हमसे दूसरा पूछा है कि वो लैंप है वो धीमा जल रहा है, और क्या है मोटर व्यू क्या है उसकी गति धीमी हो रही है। तो कारण क्या है? क्योंकि दोनों में क्या है, जब धारा कम उसको प्राप्त हुई तो प्रतिरोध आर का मान क्या हो गया, उच्च हो गया ना। धारा कम मिली तो प्रतिरोध का मान उच्च हो गया। तो अपने सी ऑप्शन में एक उच्च मान का श्रेणी परिपथ में दोष है वो, क्योंकि दोनों को श्रेणी क्रम में लगा देने पर एक उच्च मान का प्रतिरोध का कार्य कर रहा है दोनों पर एक दूसरे के। तो राइट आंसर सी होगा। और अगला अपना क्वेश्चन है कि 125 नंबर सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है? सिस्टम अर्थिंग जो मैंने ऊपरी बात की थी दोस्तों, सिस्टम अर्थिंग जनरेटिंग स्टेशन जीएसएस हो गए, उप केंद्र जो होते हैं सब स्टेशन बने होते हैं वहाँ पर सिस्टम अर्थिंग है वो की जाती है दोस्तों। घरेलू वायरिंग अलग होती है जो सामान्यतः सिंगल फेज वायरिंग होती है। पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है? एक डायग्राम दिया गया है और इन पृथ्वी का प्रतिरोध मापा जा रहा है, तो ये विधि कौन सी है दोस्तों? तो राइट आंसर इसका रहने वाला है
यानी यहाँ पर डायग्राम को जूम करके अगर देखेंगे तो दोस्तों यानी इनके बीच में भारतीय मानकों के अनुसार दो जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, तो दोनों के बीच में दूरी कितनी होती है? 15 मीटर होती है दोस्तों। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होती है 15 मीटर होती है। दो इलेक्ट्रोड समांतर क्रम में लगाए हुए हैं, इनके बीच की दूरी 8 मीटर होती है, समांतर में लगाए गए हैं। और अर्थ भूमि का जो प्रतिरोध है वो नापा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका रहेगा बी ऑप्शन, जो अपना विभव का पतन यानी फॉल ऑफ पोटेंशियल का सिद्धांत पर वो कार्य करता है। और ये हमें विभव का पतन के सिद्धांत पर जो भूमि का प्रतिरोध है नाप रहे हैं। बी ऑप्शन इसका रहने वाला है। आईई नियमों के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है? यानी भारतीय विद्युत नियम, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार न्यूट्रल जो चालक होता है, न्यूट्रल में हार्मोनिक विकृतियां कैसे समाप्त करेंगे हम? ए ऑप्शन प्रतिबाधा के माध्यम से कमाई, इंग्लिश का पढ़ने पर अर्थिंग थ्रो इम्पीडेंस, अर्थिंग होगा दोस्तों। ये गलत है, थोड़ा सा टाइपिंग हुआ, मिस प्रिंट हुआ इनका। और बी ऑप्शन है कि प्लेट अर्थिंग द्वारा, या चालक का आकार बढ़ाना, या समांतर अर्थिंग देना। तो राइट आंसर इसका ए ही होगा दोस्तों, कि भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार न्यूट्रल जो चालक होता है, न्यूट्रल चालक में हार्मोनिक विकृतियां हम दूर करते हैं किसे? प्रतिबाधा के माध्यम से। यानी अर्थिंग में प्रतिबाधा मान को बढ़ाकर है वो उसकी हार्मोनिक विकृतियों को कम करते हैं। जो अर्थिंग लगी होती है उसमें हम प्रतिबाधा का मान बढ़ाएंगे। राइट आंसर ए होगा। अगला अपना क्वेश्चन है 128 नंबर। अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रम का कार्य क्या है? यानी करंट रिवर्सर। करंट रिवर्सर का काम हमसे पूछा है। तो एसी को डीसी में बदलता है, या डीसी की ध्रुवता को उल्ट देता है, या डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलता है, या जनरेटर की घूमने की दिशा बदलता है। तो करंट रिवर्सर का प्रयोग दोस्तों होता है डीसी को एसी में बदलना। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन होगा, जो डीसी को एसी में बदलना। अगला अपना क्वेश्चन है करंट रिवर्सर, सीधा सा याद रखना दोस्तों। यानी अर्थ धारा उत्क्रम नाम न देकर कई बार करंट रिवर्सर इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हिंदी में है, लेकिन करंट रिवर्सर है वो इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। काम होता है सिर्फ एसी डीसी को एसी में बदलना। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है? गुंथा हुआ, ऐंठा हुआ, लड़िया चालक एक ही होता है दोस्तों, एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है। यानी कोई 4, 3, 5 जितने भी चालक होते हैं 6, इनको आपस में ऐंठ दिया जाता है, गूंथ दिया जाता है। तो इनका पूछा है कि इन गूंथे हुए चालक का ठोस की एक सिंगल जो चालक होता है उसकी अपेक्षा लाभ क्या होता है? लागत कम होती है क्या? बिल्कुल नहीं। लागत तो 5 है, ये 1 है, तो इसकी लागत तो बिल्कुल ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। अधिक लचीला, राइट आंसर बी होगा दोस्तों, क्योंकि फ्लेक्सिबल अधिक हो जाएगा, उसको मोड़ सकते हैं। जब ठोस से इतने बड़े चालक को मोड़ेंगे तो वो या तो मुड़ेगा नहीं, या मुड़ेगा तो टूट जाएगा। लेकिन फ्लेक्सिबल जो तार होते हैं वो 5 लड़िए चालक होते हैं, उनको या गूंथे हुए चालक होते हैं, उनको मोड़ सकते हैं आसानी से, फ्लेक्सिबल होते हैं वो। अगला अपना क्वेश्चन है कि पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? दोहरी अर्थिंग प्रदान करके, या अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई कम करके, या इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाकर, या इलेक्ट्रोड की लंबाई घटाकर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्रतिरोध को, पृथ्वी का प्रतिरोध कम करना है, तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? दोहरी अर्थिंग प्रदान करके। यानी इसका मतलब हो गया समांतर में अर्थिंग स्थापना करके हम पृथ्वी का प्रतिरोध है उसको कम कर सकते हैं। यानी एक अर्थिंग इस प्रकार यहाँ पर है, तो एक यहाँ पर होगी, इस प्रकार है वो समांतर में अर्थिंग होती है। इनके दोनों के बीच में मानक दूरी होती है। कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, एक ईमानदार स्टूडेंट होने का परिचय जरूर दीजिएगा दोस्तों। आपके लिए इतने क्वेश्चन करवाते हैं और मेहनत करते हैं। वन लाइनर भी क्वेश्चन आपको करवाते हैं, वन लाइनर नोट्स जो हैं, और एक जो 10,000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, वो भी जरूर देखिएगा।